हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सल्तनत काल का पतन, यानी सल्तनत काल का पतन कैसे हुआ, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होकर इब्राहिम लोदी की मृत्यु 1526 में ख़त्म हो गई। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि जो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना गोरी ने किया था, ठीक है, गोरी के गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, उसी के अनुसार शुरू हुआ और इब्राहिम लोदी की मृत्यु यानी 1526 में ख़त्म हो गई। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुआ और इब्राहिम लोदी से खत्म हो गया। साम्राज्य 320 वर्षों तक स्थापित रहा। इस प्रकार 320 वर्षों के लंबे काल में 5 राजवंशों ने शासन किया। सल्तनत काल के विघटन में बहुत से कारक उत्तरदायी थे। ठीक है, जिसलिए हमने जितने भी काल शासन काल थे, राजवंश थे, हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए फर्स्ट इसमें जो पॉइंट कह रहा है कि उस काल में यातायात के साधनों का अभाव था। जो सल्तनत काल था उसमें मतलब यातायात के साधन नहीं थे, गाड़ी, ठीक, कार, ये सब मतलब इसकी कमी थी। ठीक है, भारत जैसे विशाल देश में जीते हुए क्षेत्रों का चिर अस्थायी रखना दुष्कर कार्य था। ठीक है, क्लियर। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट कहता है कि दिल्ली सल्तनत का शासन स्वेच्छाचारिता व निरंकुशता पर आधारित था। आपको पता ही है, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कैसा था, वो अपने अनुसार कोई भी कार्य करते थे और निरंकुशता फैलाए रखते थे। ठीक है, उसी पे उनका सल्तनत काल जो शासन था उसी पे आधारित था। ऐसा शासन योग्य शासकों के समय ही अस्थायी रहता है, किंतु अयोग्य शासकों के समय गर्त में चला जाता है। वो तब तक तो वो अपना निरंकुश अपने अनुसार जो राजा शासन करता है वो तो कर सकता है, लेकिन जैसे ही अयोग्य राजा शासन गद्दी पर बैठेगा तो फिर उसको कैसे संभालेगा, है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि ऐसा शासन योग्य शासकों के समय ही अस्थायी रहता है, किंतु अयोग्य शासकों के समय में गर्त में चला जाता है। मतलब वो पूरा उसका अंत ही एक तरीके से मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अमीरों के हाथों की कठपुतली मात्रा थे। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत थे, दिल्ली के जो सुल्तान थे वो अमीरों के जो अमीर थे उनके हाथों की कठपुतलियां थी। आप देख सकते हो यहाँ बहुत ही, ठीक है, यहाँ ये पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत के जो भी सुल्तान थे वो अमीरों के हाथों की कठपुतली थे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट जो कह रहा है कि मुसलमानों में उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। मतलब जो सल्तनत कालीन था उसमें उत्तराधिकार का कोई नियम रूल नहीं था कि इस तरीके से कोई शासन राजा बनेगा। ठीक है, मतलब जो अपना अधिकार जमा लिया वही वहाँ का शासन यानी राजा बन जाता था। उसके बाद सैन्य शक्ति के आधार पर भी कोई व्यक्ति राज्य का उत्तराधिकारी बन सकता था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो मतलब सेना शक्ति के लिए उसके आधार पर भी कोई भी व्यक्ति राज्य का उत्तराधिकारी बन सकता था। उसके बाद मतलब कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए कि बहुत सारे सेना है, ठीक है, उसमें जिसके पास योग्य रहेगा, जिसके पास शक्ति रहेगी, उसी को उत्तराधिकारी बना लिया जाएगा। क्लियर। अब देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि फिरोज तुगलक के समय से ही, ठीक है, जो फिरोज तुगलक के समय से ही केंद्रीय सत्ता का ह्रास प्रारंभ हो गया था। जो फिरोज तुगलक था उसके टाइम में ही जो केंद्रीय सत्ता था उसमें कमी, ह्रास ये शुरू हो गया था और इसका प्रभाव प्रांतीय शासक थे उस पर अत्यधिक पड़ा था। क्लियर। उसके बाद अगला जो पॉइंट कह रहा है कि मुगलों के लगातार, ठीक है, जो मुगल थे लगातार आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की शक्ति को घातक प्रहार लगा और तैमूर ने आक्रमणों ने तो उसे जीर्ण शीर्ण बना डाला और बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। तो आप देख सकते हो जो पानीपत का युद्ध हुआ, ठीक है, इस तरीके से बाबर ने 1526 ईस्वी में जो दिल्ली सल्तनत था, सल्तनत काल था, उसको पूरा समाप्त कर दिया। इसमें अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी को क्या याद रखना है। तो ये साम्राज्य की विशालता, ठीक है,
उसके बाद साम्राज्य का विशालता था प्लस निरंकुश शासन था, ठीक है। अमीरों का षड्यंत्र, यानी जो भी सल्तनत काल के सुल्तान थे वो अमीरों के हाथों के कठपुतली मात्रा थे। उसके बाद जो हमने पॉइंट क्लियर किया कि कोई भी शासन या राजा बनाने के लिए कोई भी उसमें नियम, उत्तराधिकार बनाने के लिए कोई भी नियम नहीं था। जो भी सैन्य शक्ति में मतलब अच्छा रहेगा, योग्य रहेगा, उसको बना दिया जाता था, ठीक। उसके बाद केंद्रीय मतलब केंद्र एक तरीके उसमें आप देख सकते हो जो फिरोज तुगलक आया उसके टाइम में केंद्रीय सत्ता का ह्रास हुआ और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो प्रांतीय शासक पड़ा, ठीक है। और मुगलों ने आक्रमण कर दिया जैसे कि बाबर, ठीक है। तो इस तरीके से जो सल्तनत काल था वो पूरा पतन हो गया। और पतन किसने किया? तो बाबर ने किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पतन किया वो बाबर ने किया, ठीक है, क्लियर। तो बोध प्रश्न में आप ये प्रशिक्षु ये बताए कि सल्तनत काल के पतन में कौन से कारक उत्तरदायी थे। तो ये आप इतना पॉइंट्स लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट ये कि साम्राज्य की विशालता थी लेकिन निरंकुश शासन था। अमीरों का षड्यंत्र था, यानी जो सल्तनत काल के सुल्तान थे वो उनके हाथों के कठपुतली मात्र थे। उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था, ठीक है। केंद्रीय मतलब एक शक्ति केंद्र में निहित नहीं थी, ठीक है, अलग अलग भागों में। और इस तरीके से मुगल ने उन पे आक्रमण किया। तो ये रहा पूरा पॉइंट्स। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, छोटा पॉइंट्स है और अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा सल्तनत काल का पतन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सूफी संत पे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है, जितने भी हमने अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।